हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों, हम लोग क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है एटमॉस्फेयर, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एटमॉस्फेयर में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें नंबर 1 पे था गैस और नंबर 2 पे था एरोसॉल और नंबर 3 पे वाटर वेपर। फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से गैसेस में पाई जाती हैं, उन गैसों का महत्व क्या है। उसी क्रम में हम आगे आज देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैसों में देखा था कि नाइट्रोजन की बात कर ली थी और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली थी, ऑक्सीजन की बात कर ली थी। उसी क्रम में आज हम आगे बात करते हैं ओजोन कि ओजोन क्या है, ओजोन गैस, और उसका हमारे एटमॉस्फेयर में क्या महत्व है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस रूप से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे और बात करते हैं ओजोन के बारे में। हम लोग बात करेंगे आज के बारे में। ओजोन आपको फ्लाइट में दिख रहा होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस में जो हमारा अगला क्रम है गैसेस का, उसमें क्या है, ओजोन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि इसमें मेंशन है कि द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 0.00006% ऑफ ओजोन, यानी जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के निर्माण में जो ओजोन का परसेंटेज है वो कितना है, ये जो मेंशन किया गया है। ठीक है, इतनी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ओजोन डिफाइंड एज अ 3 एटम आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका ये है कि जो ओजोन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी इसका जो सूत्र देखा जाए तो क्या है, O3, उसे क्या है, ऑक्सीजन, और जब ये 3 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, ओजोन इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट ऑल एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन को अगर देखा जाए तो ये लगभग एटमॉस्फेयर में सभी ऊंचाइयों पे पाया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है। बट लेकिन द बल्क ऑफ इट्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ नियर फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर जो इसका कंसंट्रेशन देखा जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी हमने कल बताई थी, 1000 किलोमीटर है लगभग। तो उस 1000 किलोमीटर में जो इसका सबसे अधिक कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में जो इसका कंसंट्रेशन है, यानी संकेंद्रण है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड विद इन दिस जोन द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज बिटवीन द एल्टीट्यूड 35 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है 12 से 35 किलोमीटर के बीच में। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमने आपको बताया कि ओजोन सबसे पहले जानिए कि ये समताप मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में पाया जाता है। जब हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंडल हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, उसमें एक है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में देखा जाए, ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितने के बीच में है, ये सबसे अधिक जो है इसका कंसंट्रेशन है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। अगर इस 10 से 50 किलोमीटर के बीच में भी बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो सबसे अधिक कंसंट्रेशन है समताप मंडल में वो कितने कितने में है, 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, यानी निचला जो हमारा समताप मंडल है उसमें इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल है, समताप मंडल में इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितने किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर के बीच में है। ठीक है,
तो हमें क्या बताना है, 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में, कहीं कहीं पर आपको 10 से 35 या 20 से 35 भी दिया जा सकता है, तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक हमको रेंज ये याद रखना है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। द ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स ब्रोकन बाई अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन आर ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म इन ट्रोपोस्फियर इन द फॉलोइंग मैनर। इसमें ये बताया जा रहा है कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ओजोन का निर्माण होता है। तो उसमें यही बताया गया है कि जैसे हमने आपको बताया कि ओजोन किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स हैं उसको अल्ट्रावायलेट किरणें क्या कर देती हैं, ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है। आइए हम इस इक्वेशन में देखते हैं। ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी पड़ती है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, किसमें, O प्लस O। जो सिंगल O होता है उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ये 2 भागों में टूट जाती हैं O प्लस O, और बाद में ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है ये काफी क्या होता है, सक्रिय होता है। ये किसी के साथ तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो जो ये O2 है ये बाद में इसी O से मिलकर ये O प्लस O2 बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से थंडरस्टॉर्म यानी झंझावत होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको थंडरस्टॉर्म ही कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसकी हिंदी काफ़ी कठिन है। तो थंडरस्टॉर्म के रूप में ही जानिए। तो थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या होता है, थंडरस्टॉर्म के दौरान लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लाइटनिंग के दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, और इसी हीट के कारण जो हमारा ये O2 है ये ब्रेक हो जाता है O प्लस O में, ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है। और जब यही O जो है कहीं पर भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये किसका निर्माण करता है, O3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो ओजोन के निर्माण में क्या करती हैं, भागीदार बनती हैं। ठीक है, ओजोन के निर्माण में भी इसका काफ़ी योगदान है, और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म भी ओजोन के निर्माण में क्या करता है, योगदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, यानी ये जो अल्ट्रावायलेट है ये मानव के लिए काफ़ी क्या है, नुकसानदायक है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत है ये क्या कर रहा है, ये ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, सोख लेता है और धरातल तक नहीं आने देता है। ठीक है, जिससे क्या है कि सभी जीव जंतुओं की क्या होती है, रक्षा होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको बोला जाता है अर्थ अम्ब्रेला, यानी जो ओजोन परत है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन जो परत है उसको हम बोलते हैं अर्थ अम्ब्रेला, यानी पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन, यानी ओजोन का ये महत्व यहाँ पर आपको बताया गया। अब आगे देखते हैं कि कई कई जो है रिसर्च में पाया गया कि हमारे पृथ्वी के कई भाग में, ज़्यादातर पोलर एरियाज में जो ये ओजोन है ये क्या हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है, इसका डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो उसी के बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ओजोन कैसे क्षय हो रहा है। ये है ओजोन डिप्लीटिंग, यानी ओजोन का निःशेषण या ओजोन का क्षरण। ठीक है, ओजोन के क्षरण के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो किसने दी थी, ये जोसेफ फूरियर नामक एक विद्वान थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है इसको, इस पॉइंट को, कि जो ओजोन डिप्लीटिंग के बारे में, ओजोन क्षरण के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी आपको जोसेफ फूरियर के द्वारा। ठीक है, तो समझते हैं कि ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द थिनिंग ऑफ द लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। का मतलब ये है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हम लोग कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन क्षय, इसका मतलब क्या है कि जो ओजोन का लेयर है वो क्या हो रहा है, लगातार थिन हो रहा है। ठीक है, यानी मान लीजिए ओजोन की परत इतनी मोटाई में है, इसी कारण क्षय होकर ये इतना भाग बचा। ठीक है, इतना गायब हो गया क्षय के कारण, तो इसी को बोलते हैं ओजोन
क्षरण या ओजोन होल। ओजोन होल का अर्थ ये नहीं है कि कहीं पर ओजोन में होल हो गया है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि जो ओजोन की लेयर है यानी ओजोन की परत है वो क्या हो जाना, पतली हो जाना, उसी को यानी थिन हो जाना, ठीक है, पतली हो जाना, उसी को ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं यानी ओजोन क्षरण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ओजोन क्षरण के कारण कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर हैं या नेचुरल फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ओजोन क्षरण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। इसमें सबसे पहला कारण है, एक सबसे प्रोमिनेंट कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसमें ये जो CFC है, जैसे CFC जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है, स्प्रे यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये ओजोन का सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के हजारों लाखों अणुओं को नष्ट कर देता है, यानी ये बहुत तेजी के साथ ओजोन को डिप्लीट करता है। तो सबसे जो बड़ा या सबसे मेजर कारण रहा है अभी तक ओजोन डिप्लीशन का, जो रिसर्च में भी पाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो क्या रहा है, CFC गैस रही है। इसीलिए सरकार लगातार CFC पे कंट्रोल होने की बात कर रही है। दूसरा है लाइटनिंग। ठीक है, क्या है, लाइटनिंग। लाइटनिंग ओजोन डिप्लीशन का दूसरा एक कारण है और ये ओजोन फॉर्मेशन भी करता है। तो ये होता है, लाइटनिंग के दौरान हम देखते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जो O3 होता है वो O2 प्लस O में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ये जो ओजोन है, ठीक है, ये O3 है, तो ये ब्रेक जब होता है लाइटनिंग के कारण, बहुत अधिक हीट के कारण, तो ये टूट जाता है, किसमें, ये O2 प्लस O में टूट जाता है। ठीक है, और ओजोन डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, समतामंडलीय ध्रुवीय बादल। ठीक है, जो समतामंडल में ध्रुवों पर जो बादल बनते हैं समतामंडल में, वो क्या करते हैं, वो ओजोन को क्षय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे जो है ओजोन को क्षय करते हैं। तो ये ओजोन को दो तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर एक, क्लोरीन को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, बहुत ही रेयर केस में बनने वाले बादल होते हैं, जो बहुत ही कम तापमान पे बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले जो क्लोरीन होता है उसको क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, इनका एक प्रमुख काम ये है कि क्लोरीन को एक्टिव कर देते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा है कि क्लोरीन ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए कितना अधिक जिम्मेदार है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, ये पहला काम क्या करते हैं, क्लोरीन को एक्टिव कर देते हैं, क्लोरीन को आधार प्रदान करते हैं ये कि ये क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो एक इस तरीके से हमारे ओजोन को ये नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, जैसे N2O हो गया, NO2 हो गया, इसको ये क्या करते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड उसको वो रिमूव कर देते हैं। इसलिए ओजोन डिप्लीशन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्या करते हैं, क्लोरीन को मॉडरेशन में रखते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन पाया जाता है, या क्लोरीन पहुंच गया किसी प्रकार से, ठीक है, ओजोन ओजोन समताप मंडल में, तो ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं उसको ये मॉडरेट अवस्था में रखते हैं, उसको एक्टिव नहीं होने देते हैं। लेकिन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या करता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड को रिमूव कर देता है। जब वो उसको रिमूव कर देगा तो जो भी वहां क्लोरीन जाएगा उसको मॉडरेशन करने वाला कोई अन्य तत्व नहीं बचता है। तो क्या होता है कि जो आपका ओजोन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड हैं वो हमारे ओजोन डिप्लीशन में कैसी भूमिका निभाते हैं। ये दो तरीके से निभाते हैं। अगला है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चर। आप लगातार देख रहे हैं कि कोई भी जो है राष्ट्र है वो लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए वो समय समय पर, ठीक है, रॉकेट लॉन्च करता है, उसका परीक्षण करता है। तो जो रॉकेट अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चर है, लगातार रॉकेट लॉन्चर हो रहे हैं, उसके कारण डिफरेंट टाइप्स की गैसें निकलती हैं, जो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन को नुकसान पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है,
और एक पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट है नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो आपको हमने यही बताया कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये भी क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन में भूमिका निभाते हैं। कि कैसे निभाते हैं, कि जब ये हट जाते हैं, किसके द्वारा हटा दिए जाते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के द्वारा हटा दिए जाते हैं। जब हटा दिए जाएंगे तो ये क्या होंगे कि जो क्लोरीन जो है उसको मॉडरेशन रखने वाला कोई और अन्य पदार्थ है नहीं, तो अपने आप ओजोन क्या होगा, यहाँ पर डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ गैसें हैं जैसे हैलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और अन्य गैसें हैं। ये प्रमुख गैसें हैं जो ओजोन को क्षय पहुंचाती हैं, जिसमें ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं भी चले जाइए तो वहाँ पर आप जैसे सरकारी विभाग में कहीं भी डिपार्टमेंट में चले जाइए तो वहाँ पर आपको मिलेगा अग्निशमन यंत्र। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें ये गैस भरी जाती है और ये गैस हमारे ओजोन को बहुत ही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे ये भी क्या है, इसको हम बैन करने की बात चल रही है सरकार के द्वारा, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें इंडिया ने भी बोला है कि वो 2040 तक चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक बैग तो नहीं बंद कर देगी लेकिन चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात कही है 2040 तक, क्योंकि ये भी काफ़ी क्या है, एक नुकसानदायक गैस है। ठीक है, अब देखते हैं आप कितना पॉइंट समझ में आया कि कौन कौन से कारण हैं। इन कारणों को आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और नोट्स बनाना। एक बात हम आपको यहाँ बताना भूल गए थे लास्ट क्लास में कि आपको इस वीडियो का लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखने के दौरान ही आप जो है अपना एक खुद का प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में नहीं लिखा है, डिटेल में हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। और इसी दौरान ही आप यदि नोट्स बनाते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी भी जो भी एग्जाम्स का मेंशन यहाँ पर किया गया है, चाहे वो यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। क्योंकि हम लोग इसके लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है उससे कितना % एग्जाम में आएगा या आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या है कि आप पढ़ाने के दौरान, इस चीज़ को पढ़ने के दौरान ही आप लोग नोट्स बनाते चलें और जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करते चलें। ठीक है, तो ये रहा कारण कि कौन कौन से कारण रहे हैं ओजोन डिप्लीशन के। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट, यानी इसका प्रभाव क्या। इसको मिटा लेते हैं पहले। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट, यानी अगर ओजोन डिप्लीट हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है अर्थ पे क्या पड़ेगा। तो पहला इम्पैक्ट क्या है, स्किन डिजीज। अगर ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो उसका एक परिणाम ये देखा जा रहा है कि लगातार क्या हो रही है, स्किन डिजीज हो सकती हैं या हुई हैं। ठीक है, लोगों को इससे पता चला है, वैज्ञानिकों को, कि इससे पहला परिणाम क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। दूसरा कैंसर हो सकता है, यानी कौन सा कैंसर, त्वचा संबंधी रोग हो सकता है या त्वचा संबंधी कैंसर हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, इम्यून सिस्टम वीक, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा कोविड के दौरान, कि हम लोगों को कैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना है, इसके लिए हम लोगों ने जो है कोविड की डोज भी ली है। तो ये क्या करती है कि इम्यून सिस्टम को देती हैं, वीक कर देती हैं। और जब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा तो आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है और आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो सकता है। ठीक है, और एक रोग होता है मोतियाबिंद। सबसे पहले यही पता चला था, मोतियाबिंद आँख से संबंधित रोग है जिसमें जो है दिखाई देना बंद हो जाता है, या कोई कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है, अंधापन आ जाता है। सबसे पहले ये मोतियाबिंद का जो रोग था इसको पाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ की जो भेड़ थी, ठीक है, उसमें पाया गया था। एक साथ बहुत सारी भेड़ें, हजारों की संख्या में भेड़ों को क्या हो गया, अंधापन हो गया था। उसमें पाया गया कि इसका कारण क्या है, तो उसमें सामने निकल के आया कि ओजोन डिप्लीशन ही इसका क्या है, कारण है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, आप देखेंगे कि जो अगर ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो उससे जो हमारा अर्थ है उसका जो औसत तापमान है वो भी क्या होगा, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायो कम्युनिटी, और जो हमारा जैव समुदाय है उससे क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ओजोन डिप्लीशन का। तो यहाँ पर
हम लोगों ने देखा ओजोन कैसे महत्व है, उसकी खोज किसने की थी और ओजोन डिप्लीशन के कारण कौन कौन से हैं और उसका प्रभाव क्या है। अब हम लोगों का जो एक कंपोनेंट प्रमुख कंपोनेंट था गैस, वो समाप्त हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर के अगला क्या था, एरोसॉल। ठीक है, तो चलिए हम अगला कंपोनेंट देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेज में हम लोगों ने जो देखा था उसमें पहले हम बात कर लेते हैं वाटर वेपर की। वाटर वेपर के बाद हम लोग बात करेंगे एरोसॉल की, क्योंकि इसके कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा था कि एक देखा था गैस को, और गैस के बाद वाटर वेपर को हमने देखा था, और फिर लास्ट में एरोसॉल को देखा था। तो वाटर वेपर की भी हम लोग यहाँ पर यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो गैस समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एरोसॉल का महत्व, एरोसॉल की भूमिका क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। चलिए वाटर वेपर का महत्व देख लेते हैं। वाटर वेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवाष्प। क्या बोलते हैं, जलवाष्प। ठीक है, तो इसका महत्व देखते हैं। पहला महत्व क्या है इसका, वाटर वेपर इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जो जलवाष्प है ये वाटर का कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीसरा फॉर्म है गैस, इसी का भाग क्या है, ये वाटर वेपर है। अगला पॉइंट क्या है, वाटर वेपर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो ये प्रमुख यानी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे अधिक मात्रा में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी मीन सी लेवल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो टोटल इसका अमाउंट है वाटर वेपर का, वो उस अमाउंट का 90% मात्रा केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी अगर ये अर्थ है और अर्थ से हम लोग ऊपर जाएंगे कितना, मीन सी लेवल से 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक जो भी मात्रा इसकी पाई जाती है वाटर वेपर की हमारे एटमॉस्फेयर में 2%, 3%, 3%, 4%, तो उसका 90% यानी जो भी मात्रा है उसका कितना, 90% ही केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। इसके ऊपर 10% पाया जाएगा, यानी जो मैक्सिमम वाटर वेपर है हमारा वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर का 90% भाग पाया जाता है, तो किसी भी एग्जाम्स में आगे भी ये पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है द वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर रेंज फ्रॉम 0 to 5% बाई वॉल्यूम। जो जलवाष्प का टोटल आयतन है उसका एटमॉस्फेयर का जो टोटल आयतन है उसका 0 से 5% भाग क्या है, शामिल करता है वाटर वेपर, यानी ये 0 से 5% के बीच में हमारा पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वो पॉइंट मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी हमने आपको कुछ समय पहले बताया कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है अर्थ से लॉन्ग वेव के फॉर्म में, कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि सबसे अधिक जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो कौन है, वाटर वेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर खत्म हुआ गैसेस, और इसके आगे हम लिखते हैं गैसेस। हम लोगों का समाप्त का जो एक मेन कंपोनेंट था हमारे एटमॉस्फेयर का, और इसमें हमने देखा कई प्रकार के गैसेस, वेरिएबल गैसेस देखा, कांस्टेंट गैसेस देखा, और इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट से कुछ गैसेस थे जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उसको देखा। अभी एक ही गैसेस में से कुछ ऐसी गैसें हैं जो अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, जिसके भी एग्जाम्स में पूछा जा गया है या पूछे जाने की संभावना है। तो हम गैसेस में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस अक्रिय गैस हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सी गैसेस अक्रिय गैस है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नोबेल गैसेस, या इसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। नोबेल गैस कहिए या इनर्ट गैस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रिय। अक्रिय, ठीक है, तो अक्रिय गैस भी बोलते हैं। तो अक्रिय गैस पहले जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अक्रिय गैस जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होगा कि
उन गैसों को कहते हैं जो किसी दूसरे गैस के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, आमिष होता है नहीं, और क्रिया मीन्स कोई भी कार्य करना। ठीक है, तो अक्रिय गैस किसे कहेंगे? जो किसी भी गैस, कुछ अपवाद को छोड़कर, इसको ऐसे बोला जाए कि कुछ अपवाद हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उन अपवादों को हमसे मतलब नहीं है क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इसी को समझना है। तो कुछ अपवादों को छोड़कर ये वह गैसें होती हैं जो किसी अन्य गैसों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, या इसको और ही केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो अक्रिय गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका जो वाह्यतम उपकोष होता है वो क्या होता है? पूरा होता है, यानी जो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। जैसे यहाँ पर अक्रिय गैसों के नाम दिए गए हैं जिसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ठीक है, यहाँ पर 6 गैसें दी गई हैं जो प्रमुख रूप से अक्रिय गैसें हैं। इस गैसों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस अक्रिय है या कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। हम लोग से सॉल्व करेंगे आगे पेपर, तो उसमें भी देखेंगे कि कई एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो प्रोफेसर जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कौन सी गैस अक्रिय है या कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। ठीक है, तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जिनका जो किसी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है या जिसका जो वाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? पूर्ण होती है। आइए हम एक चेक कर लेते हैं, जैसे हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसके नियम के अनुसार? अबाउ के नियम के अनुसार, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। क्या होगा? 1s2, यानी जो इसका वाह्य कोश है ये क्या है? पूरा है। अगर आप नियान का देखते हैं तो नियान का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2 + 2 4 + 6 कितना हो गया? 10, यानी इसका भी वाह्य कोश क्या है? पूरा है। ऐसे ही नियम के अनुसार जब सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसका जो वाह्य कोश है वो क्या रहेगा? पूरा रहेगा। जिनका वाह्य कोश पूरा रहता है, क्योंकि जो S होता है, ठीक है, S पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P का मान कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका वाह्य कोश ऑलरेडी पूरा है। ठीक है, तो ये क्या है? अक्रिय गैस है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला कंपोनेंट बात करते हैं एटमॉस्फेयर का, जो क्या था? गैस के बाद हमने गैस को देख लिया और उसी में वाटर वेपर को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एरोसॉल। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। चलिए हम लोग देखते हैं। एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल का मतलब इसको इंग्लिश में भी एरोसॉल्स बोलते हैं और हिंदी में भी एरोसॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लटकते हुए आपको सस्पेंडेड फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल्स बोलते हैं। और ये एरोसॉल्स के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कुछ कण आपको ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के मिल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे डस्ट पार्टिकल मिल सकते हैं, या आपको जो है नमक के कण मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंग भी होते हैं। इन सब को किसमें शामिल करते हैं? एरोसॉल्स में शामिल करते हैं। और जो इनकी मात्रा होती है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एरोसॉल्स क्या है। यानी एरोसॉल्स के अंदर किसको सम्मिलित करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, छोटे बड़े पार्टिकल्स को सम्मिलित करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं क्योंकि हमें हवा में लटकते हुए यानी सस्पेंडेड फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इन एरोसॉल्स का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब महत्व है या इनकी क्या भूमिका है, इसी की हम बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो एरोसॉल्स होते हैं, ठीक है,
इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण बहुत सारी फिनोमेना हमें दिखाई देता है। जैसे आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है कुछ प्रोसेस के कारण। तो जो वो प्रोसेस होता है, जो उसका मेन कारण बनता है, वो एरोसॉल्स ही बनते हैं। या आपको जो है जो सूर्य होता है वो बादलों के पीछे जो छिपा होता है, वो हल्का सा श्वेत दिखाई देता है। या ऐसे बहुत सारे जो फिनोमेना हैं इन एरोसॉल्स के कारण ही घटते हैं। तो आइए उन प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में भूमिका निभाते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं विसरण। ठीक है, तो विसरण एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं, यदि उनका जो व्यास है यानी उनका जो डायामीटर है, ठीक है, इससे जो सोलर रेडिएशन वेवलेंथ होती है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका आता है, ठीक है, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका आता है जिसमें जो विजिबल रेंज होता है, ठीक है, जो विजिबल होता है, हम लोग जिसपे देखते हैं बिग, ठीक है, अगर उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर पार्टिकल का जो व्यास होता है वो ज़्यादा बड़ा है किससे, जो विजिबल रेडिएशन आता है हमें, जिससे हम देखते हैं, उसका जो व्यास है वो क्या है, कम। यानी जो यहाँ पर कणों का जो व्यास है, ठीक है, जो पार्टिकल्स का व्यास है वो अधिक है किससे, आपके विजिबल वेवलेंथ से। तो अगर कणों का व्यास, बहुत सारे जो आपके जो ये रेडिएशन होते हैं विजिबल रेंज की, वो सारे क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागों में बिखर जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कण है और ये आपकी आ रही है जो है विजिबल वेवलेंथ, तो ये इससे टकराएंगे क्योंकि इसका जो व्यास है वो इन कणों इन वेवलेंथ जो है विजिबल वेवलेंथ, जो विजिबल तरंगे हैं उससे क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, इससे टकराकर इधर उधर भागों में क्या होंगी, बिखेर दी जाएंगी। यानी कुछ भाग तो अंतरिक्ष में चले जाएंगे और कुछ भाग आपका निचले एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जो भाग एटमॉस्फेयर, जो भाग आउटर ऑफ स्पेस चला गया यानी स्पेस में चला गया, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भाग हमारे एटमॉस्फेयर के निचले भागों में आ गया, उसी से हम जैसे क्या करते हैं, रात में हमको दिखाई देता है, ठीक है, या जो हम चंद्रमा का कुछ भाग देख पाते हैं, उसका कारण क्या है, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ और इसमें एक बात ये भी जानना है कि ये नॉन सिलेक्टिव होता है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब जो आपका विजिबल वेव्स आती है हमारी, उसमें कई कलर होते हैं, ठीक है, विबग्योर क्या होता है, विबग्योर, GIOR 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इसमें कितने कलर होते हैं, 7, यानी 7 कलर होते हैं, 7 तरह की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये नॉन सिलेक्टिव होती है, यानी इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है, चयन नहीं होता है कि ये किसका विसरण होगा, किसका विसरण नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इसमें वेव्स हैं, जो आपको नाम लिखे गए हैं विजिबल के अंतर्गत आते हैं, उन सब का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये नॉन सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो विसरण का प्रोसेस होता है वो कब होगा, जब पार्टिकल्स बड़े होंगे किससे, आपके रेडिएशन वेव लेंथ से। बस इतना आपको याद रखना है। और इससे फिनोमेना कौन सी घटेगी, इससे फिनोमेना ये घटेगी कि कुछ भाग जो है विसरण जब होगा तो कुछ भाग जो है जो वेव्स आ रही है रेडिएशन, वो क्या होगा, स्पेस में चला जाएगा, और कुछ भाग क्या है आपका निचले एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग रात में भी देख पाते हैं, और सूर्य का कुछ, और सॉरी जो चंद्रमा है उसका हम लोग कुछ भाग देख पाते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि विसरण का क्या महत्व है और विसरण क्या होता है, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। दूसरा है स्कैटरिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, स्कैटरिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन में भी सेम प्रोसेस होता है। आपकी जो है सोलर रेडिएशन जो है वो आई और कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाती है। शर्ते कि इसमें ये होता है कि इस जो डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनके कण क्या थे, इन वेवलेंथ से बड़े थे, ठीक है, रेडिएशन की वेवलेंथ से। लेकिन जो स्कैटरिंग होता है, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं,
छोटे होते हैं। किससे किससे छोटे होते हैं? वेव लेंथ से। जो भी आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो विजिबल वेवलेंथ है उससे क्या होते हैं, उससे क्या होते हैं रेडिएशन से ये छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब ये छोटे होंगे तो इनका कोई दूसरा रोल होगा। ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है? इनका जो पहला रोल होता है वो ये होता है, इसी के कारण हमें आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। स्कैटरिंग के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और एक बात इसमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। यानी जो हमें जो विजिबल वेवलेंथ है, जो विजिबल यानी दृश्य प्रकाशमान है, हमें जो दृश्य प्रकाशमान में जो भी वेवलेंथ है सातों, उसमें से सभी का क्या होता है? स्कैटरिंग नहीं होती है बल्कि कुछ ही का होता है। इसलिए इसको क्या बोला गया? सिलेक्टिव बोला गया, यानी चयनात्मक बोला गया। और जो स्कैटरिंग होता है वो दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन। ठीक है, एक को बोलते हैं माई। ठीक है, आइए इस दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो रेले प्रकीर्णन कब होगा? रेले स्कैटरिंग तब कहेंगे जब पार्टिकल्स क्या होंगे? क्या होंगे? छोटे होंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे? छोटे होंगे। किससे? जो आपका सोलर रेडिएशन है। ठीक है, जो आपका या सोलर रेडिएशन जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? उससे क्या होंगे? ये कण छोटे होंगे। तो जब कण छोटे होंगे और यहाँ वेवलेंथ बड़ी होगी तो उस प्रकीर्णन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रेले प्रकीर्णन बोलेंगे। और माई पे क्या होता है? इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो पार्टिकल्स होंगे और जो वेवलेंथ होंगे इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग में ये सिलेक्टिव होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और उगते हुए और जो डूबता हुआ सूरज है वो हल्का सा नयन अभिराम रंग का होता है। ठीक है, या ये दो जो है मुख्य फिनोमेना इससे होता है, स्कैटरिंग से। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि ये डिफ्यूजन कब होगा? जब पार्टिकल्स बड़े होंगे वेवलेंथ से। ठीक है, और स्कैटरिंग में क्या होगा? जब पार्टिकल्स छोटे होंगे। और उसमें भी आपको दो होंगे, एक रेले और एक माई। रेले एक विद्वान थे और माई एक विद्वान थे, इन दोनों ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस प्रोसेस को इनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। एग्जाम में कई बार ये चीज़ें पूछा गया है कि माई कब घटित होगा कणों का व्यास के आधार पे और रेले कब घटित होगा। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख काम करते हैं एरोसॉल, वो क्या करते हैं? वो करते हैं रिफ्लेक्शन का काम। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रत्यावर्तन बोल सकते हैं या परावर्तन बोल सकते हैं, जो भी कहना हो आपको। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं? जितना भी भाग जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का आया एटमॉस्फेयर में, वह जिस रूप में आया उसी रूप में अगर वापस हो गया, ठीक है, तो उस प्रोसेस का क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ रूप का मतलब क्या हो? रूप का मतलब ये हुआ कि जो हमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आती है वो किस फॉर्म में आती है? शार्ट वेव के रूप में आती है, यानी लघु तरंग के रूप में आती है। किस रूप में आती है? शार्ट वेव के रूप में आती है। तो ये शार्ट वेव के रूप में आई, अर्थ इसको रिसीव किया और इसको कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग वेव के रूप में। लेकिन यहाँ पर शर्त ये दी गई है कि जिस फॉर्म में, यानी शार्ट वेव में अगर कोई ये जो सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, उसी फॉर्म में क्या हो जाए? शार्ट फॉर्म में ही क्या हो जाए? वापस हो जाए। यानी शार्ट वेव में आना है इसको, और शार्ट वेव में एटमॉस्फेयर से टकराकर इन्हीं धूल कणों से या जो भी कण जितने भी दिए बताए गए हैं आपको, इन्हीं पार्टिकल से टकराकर शार्ट वेव में आएगी और शार्ट वेव में ही वापस चले जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन को और हम टेम्परेचर के चैप्टर में अच्छे से देखेंगे कि इसका और क्या कार्य है। बस आपको यहाँ पर इतना ही जानना है कि परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्म में आना उसी फॉर्म में वापस चले जाना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि एरोसॉल्स का क्या महत्व है। अगले पॉइंट में आपको दिया गया है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। इसको क्या बोलते हैं? अवशोषण है। अवशोषण, जो एरोसॉल्स यानी जो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, वो आने वाली जो सोलर रेडिएशन होती है उसमें से उसका क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। ठीक है,
और एक पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को कहते हैं आर्द्रता नाभिक कण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक कण। ठीक है, ये क्या होते हैं बेसिकली, इसको हम लोग वर्षण के चैप्टर में यानी प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से देखते हैं। बस हमको यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि जो ये एरोसॉल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप के एरोसॉल्स होते हैं। कुछ ज्वालामुखी के कण हो गए, या डस्ट पार्टिकल हो गए, या आपके जो साल्ट के पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर जो हमारा वेपर होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंडेंसेट होता है। यानी ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक का काम का मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर, यानी ये पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के चारों ओर क्या करते हैं, हमारा जो है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी संघनन होता है। संघनन के बाद बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ना रहे, ठीक है, अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ना रहे तो बादल बनना संभव नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की कितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कौन निभाता है, एरोसॉल्स बनाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जो कि मुख्य रूप से बताए गए हैं कि एरोसॉल्स के महत्व को बताते हैं, प्रोसेस हैं कि एरोसॉल्स के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से प्रोसेस घटित होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक, और हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमने इसका कंपोजिशन देख लिया है, अब केवल हमको इसको देखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो थैंक यू, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई पॉइंट मिस्टेक्स हुआ है या किसी भी पॉइंट्स को लेकर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में रिमूव करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा।